बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन क्लास नंबर 6। पिछली क्लास में हमने बीजियर टूल के बारे में डिस्कस किया था और उसके अलावा हमने फ्री हैंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पॉली लाइन को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम रेक्टेंगल और इलिप्स टूल को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने कल के असाइनमेंट यहाँ पे असाइनमेंट इस पे कर लिया होगा जो आपको दिया गया था। बीजियर टूल में हमने कल इस तरह का एक शेप बनाया था। आप चाहें तो इसमें इस तरह के काफ़ी क्लिप आर्ट्स आपके पास गूगल में मौजूद होते हैं, आप बना सकते हैं। अब चूंकि ये हमारा क्लास नंबर 5 है, अब इसी डॉक्यूमेंट को मैं क्लास नंबर 6 के नाम से सेव करूंगा। तो उसके लिए जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फाइल मेन्यू में आएंगे आप और सेव के बजाय आपने सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे कि आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे हम इसका फोल्डर बनाते हैं क्लास 06 के नाम से। एंड यहाँ पे हम क्लास 06 के नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका नेम जो है ये चेंज हो जाएगा, क्लास 06। तो इसका मतलब हम अपने न्यू डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं अभी। चूँकि मुझे इसमें से पुरानी कुछ चीज़ें चाहिए थी तो इस वजह से मैंने ज़्यादा इसको दोबारा से मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किया, तो मैंने डायरेक्ट उसी डॉक्यूमेंट में काम किया है। सो बीजियर टूल तो हम कल देख चुके थे, एक दफ़ा फिर हम बीजियर टूल को ज़रा रिव्यू करते हैं। बीजियर टूल को मैंने यहाँ पे ओपन किया एंड अब एक आप क्लिक करेंगे तो दूसरा क्लिक के लिए आपको बस किसी ना किसी एरिया में क्लिक करना होगा। अब देखें आपके पास ये जो आपके पास कर्सर के पास जो ग्रिड नज़र आ रहा है, लिखा हुआ ग्रिड नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमने इसमें ग्रिड की सेटिंग ऑन की है, स्नैपिंग को ऑन किया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखें मेरा कर्सर, आप देखें कर्सर मेरा थोड़ा सा राइट पे है, लेकिन मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो लाइन कर्सर तक नहीं जाएगी। मैं इसको कर्सर को मैं मूव नहीं करता। देखें आप मेरा कर्सर कहाँ पे था और पॉइंट कहाँ पे लगा है, ये सिर्फ ग्रिड की वजह से, क्योंकि ग्रिड मेरे कर्सर को स्नैप कर रहा था। सो इसको ऑफ करने के लिए आप ऊपर स्नैपिंग में जाएंगे और यहाँ से आप बेस लाइन ग्रिड भी ऑफ कर दें और डॉक्यूमेंट ग्रिड भी ऑफ कर दें। ठीक है, अभी आपको स्नैपिंग जो है डिस्टर्ब नहीं करेगी, ग्रिड स्नैप अब आप कर्सर जहाँ भी मूव करें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो ये आपके पास कुछ इस तरह की कोई चीज़ें हैं, आप इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, लाइन के बाद डायरेक्ट कर्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप डायरेक्ट अपने किसी भी एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो अपने क्लिक को रिलीज़ नहीं करेंगे और माउस को मूव करेंगे। अगर नीचे की तरफ मूव करते हैं माउस को तो ऊपर की तरफ कर्व ड्रा होगा। अगर आप ऊपर की तरफ माउस को लेके जाते हैं तो आपका नीचे की तरफ कर्व ड्रा होगा। अब कर्व ड्रा हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपका जो ये वाला नोड है ये स्मूथ है। इसको आपने क्या करना होगा, इसको आपने कस्प में कन्वर्ट करना होगा, CUSP जो हमने पढ़ा था शेप टूल की प्रॉपर्टी में। सो इसको आपने ज़रा जूम करके इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे उसका जो राइट साइड वाला या जो उसका जो आगे वाला जो ये हैंडल था, रीसाइज हैंडल या कंट्रोल हैंडल आप कह सकते हैं इसको, तो वो यहाँ से जो है हाइड हो गया है। तो इसका मतलब आपका नोड कस्प हो चुका है। अब आप इसको स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंट्रोल Z पे वापस आएंगे तो दोबारा से वो नोड आपका स्मूथ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। कोई बता सकता है ये क्या बन रहा है? जी, ये डक बन रहा है। ठीक है, ये तो खैर मैंने बनाना ये नहीं था, स्टार्ट से मैंने कुछ सेपरेट करके मैंने कुछ जो उसको स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपको इस तरह बनाना, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अब ये हमने बीजियर टूल की मदद से बना लिया है, लेकिन हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि शेप टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अब ये तो बन चुका है। अब इसमें मसला क्या आ रहा है कि हमने इस एरिया को ना, इसको भी इस तरह फ्लैट कर, थोड़ा सा कर्व करना है। ये भी करंटली ये फ्लैट है, तो इसको कर्व करने के लिए शेप टूल में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके पास नोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आप इस लाइन के ऊपर रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करके यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व करें और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अब इसको भी आप एडजस्ट करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं।
कुछ जगहों पे आपको जूम करना पड़ता है तभी जाके ठीक होता है, वरना अगर आप जूम नहीं करोगे तो आपको इसका आइडिया नहीं होगा और आप अच्छा कर्व ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे मैंने जूम किया तो मुझे पता चला, अगर मैंने जूम नहीं किया था तो कर्व ऐसे हो गया था, मतलब पहली वाली लाइन से कर्व जो है दूसरी तरफ चला जाता है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कर्व ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये तो जस्ट ऐसे ही हमने बनाया है डक ऐसा होता नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि गूगल में हम डक को सर्च करते हैं, यहाँ पे हम डक के नाम से क्लिप आर्ट सर्च करते हैं। सो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये तो बिल्कुल नेचुरल टाइप के डक इन्होंने बनाए हैं, लेकिन अगर कार्टून टाइप आपने बनाना हो तो इसमें से आप कोई भी आप कॉपी कर सकते हो। ये भी ठीक है, इसको भी आप बना सकते हो, ये थोड़ा सा इजी है, आपके लिए इजी रहेगा। और हम इसको फॉलो करते हैं। अगर आपने ये चीज़ बनानी हो, इसको आप कैसे बनाएंगे? अब इसमें मसला क्या आता है यहाँ पे कि हमारा ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया मतलब ये आपस में जॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको दो सेपरेट लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, जो कि अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट होता है तो फिर बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब हम इसको अगर ट्राई करें तो आपके क्या ख्याल है, हम ये बना सकेंगे? ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड देन हम कोरोड्रा में जाके इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे जो ये इलिप्स का ये शेप बना हुआ है, ये तो इलिप्स से बना हुआ है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले इलिप्स को डिस्कस करें। तो इसको हम ज़रा साइड पे करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिर्फ हम बीजियर टूल से बने हुए स्ट्रॉबेरी को हम रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे। सो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे पॉलीलाइन में। अब पॉलीलाइन एक तरह से बीजियर की तरह ही काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ क्लिक किया, दोबारा से मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो क्लिक के साथ जैसे ही हम आगे जाते हैं तो ये हमें पहले से ही थोड़ा सा आइडिया दे रहा होता है, ये लाइन ऑटोमेटिकली लाइन क्रिएट हो रही होती है, तो आपको पता चलता है कि अब हम कहाँ पे जा रहे हैं इस वक्त। अब देखें, अगर यहाँ मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं साथ में शिफ्ट को होल्ड कर दूंगा, तो ये देखें स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, एवरी 15 एंगल में लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होती है। आप अपने कर्सर को जितना ऊपर नीचे करेंगे उतना ही ये जो है लाइन को स्ट्रेट रखेगा। जैसे ही मैं अपने शिफ्ट को रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो आपका लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता फिर। ठीक है, सो अब पॉली लाइन में फ़र्क क्या है? अब फर्ज करें हमने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया, दूसरा यहाँ क्रिएट किया, अब ये लाइंस तो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब अचानक से हमें यहाँ पे लाइन के कंटिन्यूस में हमें फ्री हैंड लाइन की ज़रूरत पड़ गई। फ्री हैंड का मतलब है कि कर्सर को आप कहीं भी घुमा दो, आपके पास फ्रीली एक लाइन बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर्सर को अब देखें फ्रीली मूव करने लगा हूँ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक फ्रीली लाइन क्रिएट हो गई, फ्री हैंड लाइन क्रिएट हो गई। अब हम इसको कलर करते हैं तो आपको कलर भी इसमें दिखाई देगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई? ये हमारे पास होता है पॉली लाइन, कि आप किसी भी लाइन पे क्लिक करके आगे कंटिन्यूसली आप जो है अगर कर्सर को होल्ड करते हैं तो डायरेक्ट फ्री हैंड लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? सो ये तो थे हमारे पास लाइंस के टूल, फ्री हैंड, बीजियर और पॉली लाइन। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं रेक्टेंगल की तरफ। ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है जो हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगल और एलिप्स ये दोनों ऐसे टूल्स हैं जिसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आपने सिंपल कर्सर को होल्ड करना है और थोड़ा सा ड्रैग करके आपने उसको रिलीज कर देना है। सो आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी काम करने के बाद आपने वापस पिक टूल के ऊपर जाना है। अगर आप पिक टूल को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो सेलेक्टेड टूल है वही रिपीट होता जाएगा। अब रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, अब अगर मैं इस रेक्टेंगल को मूव करना चाहता हूँ, मैंने पिक टूल को सिलेक्ट नहीं किया, तो अब ये देखें दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, तीसरा हो रहा है। तो इसके साथ क्या किया जाए, इसके लिए आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद पिक टूल को लाजमी क्लिक करना है। जब आप पिक टूल को क्लिक करेंगे देन आप इसको मूव कर सकते हैं।
अच्छा, दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे करते हैं और उसको रोटेट कैसे करते हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे कि इसको अगर मैंने रिसाइज करना है तो कैसे करूंगा। अच्छा, इसके जो ब्लैक ब्लैक ये इसको रिसाइज हैंडल्स। अच्छा, तो इस रिसाइज हैंडल से तो चलो मैंने इसको रिसाइज कर दिया। अब मैंने इसको रोटेट करना है, क्या करूंगा? इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, ये लो क्लिक किया। अब क्या करना है? हाँ, रोटेट हैंडल, इस रोटेट हैंडल से हमने इसको रोटेट किया। अब फर्ज करें कि इसी ऑब्जेक्ट को हमने स्क्यू करना है। अगर मुझे वर्टिकल स्क्यू करना हो, वो लेफ्ट एंड राइट में जो स्क्यू का ऑप्शन है, हम इससे वर्टिकल स्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्यू। अब ये एक स्क्यू क्रिएट हो गया और अब इसी की हम यहाँ पे कॉपी लेते हैं। तो चूंकि हमने ये सही नहीं बनाया था तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है। अब स्क्यू का इस्तेमाल करते हुए हम बुक कैसे बनाते हैं, हम ये भी देखेंगे आज। बाकी फ़िलहाल हम इन चीज़ों को रहने देते हैं, हम आते हैं अपने रेक्टेंगल की तरफ। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? कोई भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल तब कहलाता है जब उसका विड्थ और हाइट एक दूसरे से सेपरेट हो, विड्थ ज़्यादा हो या हाइट ज़्यादा हो, वो ऑब्जेक्ट जो है रेक्टेंगल कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसका विड्थ और हाइट दोनों सेम हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि मुरब्बा शक्ल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो जब हम ड्रॉ करते हैं, हमने जब तक अपने माउस के बटन को होल्ड किया होता है, तो हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इतना भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो हम साथ में कंट्रोल को होल्ड करेंगे। अब देखिए मेरे पास इस तरह लाइन है, जैसे ही मैं कंट्रोल को होल्ड करता हूँ आपके पास स्क्वायर बन जाता है, एक्यूरेटली स्क्वायर बनेगा। ये जितना इसका विड्थ होगा उतना ही उसका हाइट होगा। सो ये भी हमारे पास स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। तो हम जैसे ही बटन को रिलीज, अब स्क्वायर अगर आपने क्रिएट करना है तो माउस के बटन को आपने पहले रिलीज करना है, कंट्रोल आपने बाद में छोड़ना है। अगर आप पहले ही कंट्रोल छोड़ दोगे तो आपका स्क्वायर ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर क्रिएट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने अब पिक टूल दोबारा सेलेक्ट किया और इसको हमने थोड़ा सा जूम किया। जूम आपको पता ही है माउस के स्क्रॉल बार से होता है, और ये जो पैनिंग है स्क्रॉल बार के ऊपर होल्ड करके, उससे हम जो है स्क्रॉल बटन के ऊपर होल्ड करके उससे हम आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, अगर आपका माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ से भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 75% करते हो टू सेलेक्टेड करते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, अब ये हमारे पास रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास साइज आता है। अगर आप पिक टूल की प्रॉपर्टी में जाते हैं, यानी बाहर क्लिक करते हैं, तो पिक टूल की प्रॉपर्टी में आपके पास यहाँ पे यूनिट क्या है, इंचेस। इसका मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो हमें साइज नजर आएगा वो इंचेस में नजर आएगा। ठीक है, सो ऊपर अगर आप देखें 12.583 और नीचे आप देखें तो भी 12.583। सो अगर आपको 10 बाई 10 इंचेस का एक्यूरेट साइज चाहिए तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं 10, और आप यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं 10। साइज देंगे, एंटर करेंगे और आपका साइज अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लॉक का सिंबल है, लॉक रेशो। अब रेशो कैसे लॉक होती है? सबसे पहले तो आप ये समझे कि हाइट और विड्थ का रेशो क्या होता है। हाइट और विड्थ का रेशो जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अब फॉर एग्जांपल आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसका विड्थ भी है, इसका हाइट भी है। तो अब अगर हम इसको लॉक करते हैं और अब विड्थ को हम क्या करते हैं 10 के बजाय 12 करते हैं, तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसके हाइट को विड्थ के साथ लॉक करके रखा हुआ है। सो अब अगर इसको हम 20 करते हैं तो हाइट भी इसकी 20 हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था ग्राफिक्स डिज़ाइन में पहले विड्थ काउंट की जाती है, उसके बाद हाइट काउंट की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहता है 20/5 तो इसका मतलब है 20 विड्थ और 5 उसकी हाइट होगी। अब अगर मैं लॉक को अनलॉक करता हूँ और अब मैं 20 को जो इसकी हाइट है वो मैं 20/5, चलो मैं 5 कर देता हूँ। सो अभी आपके पास क्या क्रिएट हुआ, एक रेक्टेंगल क्रिएट हुआ। अब इसको हम स्क्वायर नहीं कह सकते। ठीक है, अब 20 की जगह हम इसको 10 करते हैं। सो ये हमारे पास कितने साइज का बॉक्स हुआ, 10/5 का हुआ।
अब फॉर एग्जांपल अब इस सिचुएशन में हम इसका रेशो लॉक करते हैं। इसको हमने लॉक किया। अब अगर 10 को हम करेंगे 20 तो आपके ख्याल में 5 क्या होगा? 5 की रेशो कितनी होगी? अगर 10 जो है ये 20 हो जाता है तो 10 का कितने 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 20 आता है। तो इसका मतलब है 5 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा तो फिर 10 आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे 10 करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर हमने 20 किया और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही 10 आ गया है, क्योंकि इसका रेशो लॉक हो चुका है। जितना इसका हाइट विड्थ जो है वो हम साइज़ ज़्यादा करेंगे, हाइट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट करेगी। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ से इस इमेज में देखते हैं। इमेज मैंने इसीलिए यहाँ पे छोड़ रखा था। अब फॉर एग्जांपल इस इमेज का साइज़ है 4.7, हम इसको 5 करते हैं, 5 और यहाँ 10 हो जाता है तो 5.6 आता है। ठीक है, 10 × 5.6 इसका साइज़ आता है। अब फॉर एग्जांपल इसका रेशो हम अनलॉक करते हैं और इसको हम 10 की बजाय 20 करते हैं। इमेज को आपने देखा, इमेज स्ट्रेच हो गया है। लेकिन अगर हम इसको वापस बैक करते हैं और इसको लॉक करके हम इसको 20 करते हैं तो आपका इमेज पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अपने पिक्सल एस्पेक्ट रेशो को ख़राब नहीं करेगा। यानी जितना उसका एक्यूरेट साइज़ है उतना ही रहेगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रेच नहीं होंगे। सो ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। विड्थ और हाइट की आपको समझ आ गई। अब हम इसको यहाँ पे एंगल आपको नजर आ रहा होगा, एंगल ऑफ रोटेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन को अगर आप 10 करते हो तो आपका ये 10 मूव हो रहा है, 20 करते हो 20, यहाँ से आप इसको 30 कर सकते हो, यहाँ से आप इसको 40 कर सकते हो। हम इसको 0 करते हैं। अब आपने ये देखा ये एंगल जो है इस एक्स, ये जो आपका सेंटर है यहाँ से एंगल काउंट कर रहा है। अब फर्स्ट करें मुझे एंगल इस कॉर्नर से काउंट करना है, उसके लिए क्या करेंगे? इसका जो मिड पॉइंट था या एंकर पॉइंट था उसको हम ले आएंगे यहाँ इस कॉर्नर पे। लेकिन मिड पॉइंट हमारे पास एक्टिव कैसे होगा, हमें नजर कैसे आएगा? एक हमने क्लिक किया तो हमारे पास मिड पॉइंट या एंकर पॉइंट भी इसको कह सकते हैं आ गया है। इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको अगर एंगल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको एंगल देते हैं 10, तो अब यहाँ से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कॉपी पेस्ट तो आपने सीख ही लिया है, कॉपी कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपी, ये कॉपी हो गया। अब यहाँ से पेस्ट है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एंगल लेता हूँ फॉर एग्जांपल 20 का। अब मैं कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, इसको मैंने एंगल दिया 10 का, फिर पेस्ट किया, इसको मैंने 30, फिर पेस्ट किया 40, फिर पेस्ट किया 50, फिर पेस्ट किया, दिस इज नॉन एज 60, 70, 80, 90 और ये एक हमारे पास इसी तरह रह जाएगा। सो ये हमने क्या क्रिएट किया, एंगल्स की मदद से हमने यहाँ पे एक छोटा सा क्या क्रिएट किया, एक शेप क्रिएट किया, मल्टीपल शेप्स को मिला के कुछ क्रिएट किया हमने। अब यहाँ पे अगर इसको कलर करते हैं तो अभी आप इसको देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस तरह नज़र आ रही है जैसे ये एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, सो ये कैसे हमने क्रिएट किया, एंगल्स की मदद से। अब इसी चीज़ को आप अगर फॉर एग्जांपल इसको सारे को आप अगर आप यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट हम यहाँ पे लेकर आते हैं एंड देन इसी को हम रोटेट करते हैं। अब इसको हम यहाँ लेकर आते हैं एंड देन इसको हम ऐसे लेके जाते हैं। तो आपके पास ये देखें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की मदद से, एंगल्स की मदद से हमने इस तरह का एक शेप क्रिएट कर दिया। तो आप इससे और भी अच्छे अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एंगल की मदद से ये कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि हमने अभी इलिप्स को नहीं पढ़ा तो इसलिए हम फ्लावर नहीं बना सकते, इसलिए हम इसी को हम ट्राई कर रहे हैं फिलहाल। सो ये तो हो गया हमारे पास एंगल। अब एंगल के बाद हम एंगल या डिग्री भी आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे इसका डिग्री का साइन बना हुआ है, एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये हमारे पास आता है मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकली। अब मिरर क्या होता है, किसी भी चीज़ को मिरर करना। मिरर स्टैंड फॉर कि उसको लेफ्ट टू राइट मिरर करना या अप टू डाउन मिरर करना। तो इसके लिए मैं एक और इमेज देखता हूँ, अगर हमारे पास इमेज मौजूद हो तो हम उसको ट्राई करते हैं। ये इमेज हमारे पास इसके लिए बेस्ट रहेगा।
इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम मिरर किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 100 इंचेस का है ये इमेज, हमें ये चाहिए 10 इंचेस में, इसको हम सिंपल 10 करेंगे तो इमेज आपके पास 10 हो गया, और जूम टू सेलेक्टेड कर लेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे जूम हो जाता है। अब मिरर क्या करता है हॉरिजेंटली, तो ये देखें ये हॉरिजेंटली मिरर हो रहा है। पहले ये विंडो राइट साइड पे थी, अब विंडो लेफ्ट साइड पे आ गई। पहले इसने कप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ था, अब ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड में कप को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। सो ये आपके पास मिरर हॉरिजेंटली होता है। अब मिरर वर्टिकली करना है तो मिरर वर्टिकली में आप देखें ये इसको मिरर वर्टिकली कहते हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे देखें आप, क्लियर हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को आप देखें, इसको आप मिरर करना चाहते हैं तो इसको भी आप मिरर कर सकते हैं। सो ये हमारे पास होती है मिरर्स की टेक्निक, इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन इसको मिरर कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने स्क्वायर की तरफ, रेक्टेंगल की तरफ जाते हैं, जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे हमारे पास है राउंडेड कॉर्नर और स्कैलॉप्ड कॉर्नर और चैम्फर्ड कॉर्नर। ये तीन हमारे पास कॉर्नर के टाइप्स होते हैं। कॉर्नर किसे कहते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का जो कॉर्नर है वो उसका टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, चार कॉर्नर्स, किसी भी रेक्टेंगल के चार कॉर्नर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो वो चार कॉर्नर्स हमारे पास कॉर्नर्स कहलाते हैं। अब इन कॉर्नर्स को, ये जो इसका कॉर्नर है, इसको अगर आपने चेंज करना है, हमारे पास 20x10 का ये रेक्टेंगल है और हम इसका कॉर्नर जो है इसको चेंज करना चाहते हैं राउंडेड कॉर्नर्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये देखें चार कॉर्नर्स मैंने आपको बताए थे, ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। सो हमारे पास कॉर्नर ये तो हमारे पास हो गए कुछ दो रेक्टेंगल्स और इसके हमने साइड्स के कॉर्नर्स देखें। अब हम इस रेक्टेंगल की तरफ आते हैं और इस रेक्टेंगल का हम यहाँ पे राउंडनेस के बजाय इसको हम करते हैं स्कैलॉप्ड करते हैं। स्कैलॉप्ड पे अगर हम क्लिक करें तो आपने ये देखा होगा इस तरह कुछ आपने अगर स्कूल के क्लासरूम के बाहर एक बोर्ड लगा होता है तो वो ज़्यादातर स्कैलॉप्ड डिज़ाइन में होता है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लगा होता है अक्सर बोर्ड, प्रिंसिपल का नाम लिखा होता है, वो स्कैलॉप्ड कॉर्नर में ज़्यादातर होते हैं। और आपने इस तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी। इसके अलावा चैम्फर्ड कॉर्नर जो होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जिसको हम चैम्फर्ड कॉर्नर कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास कॉर्नर्स के टाइप्स। अब हमारे पास एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे समझनी है, मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक इसकी हमने कॉपी ली ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास आता है रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग। रिलेटिव स्केलिंग का क्या मतलब है? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका साइज़ हमने यहाँ पे रखा हुआ है 1, हम इसको राउंडनेस इसकी हम फुल करते हैं तो यहाँ पे इसका साइज़ क्या है, ये 1 इंचज़ का है और रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग ऑन है। तो अब अगर हम इसको छोटा करेंगे तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो पहले हमने 1 रखा हुआ था ना, अब 1 से 0.19 पे आ चुका है।
ये क्यों? क्योंकि हमारे पास रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग ऑन है। जितना हम बॉक्स को छोटा करेंगे उस हिसाब से ये अपने साइज़ को भी जो है वो छोटा करेगा। लेकिन अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो फिर इसका एग्जैक्ट साइज़ 1 इंचेस ही रहेगा, चाहे हम बॉक्स को जितना भी छोटा बड़ा करें। अब यहाँ पे आप देखें, एट द एंड आपके पास इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, क्योंकि ये अपना साइज़ मेंटेन रख रहा है। ठीक है, एट द एंड आपके पास ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, क्योंकि उसने अपना साइज़ मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसको ऑन करते हैं रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग को, तो फिर उसी हिसाब से इसके कॉर्नर्स छोटे होते जाते हैं। क्लियर हो गया? सो ये था हमारे पास रिलेटेड कॉर्नर स्केलिंग। अब उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे आउटलाइन विड्थ का। आउटलाइन विड्थ जो है हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे mm में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको mm के साथ ही हम फिलहाल एडजस्ट करते हैं मिलीमीटर्स। mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर। सो हम कोई शॉर्टकट यहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई और चीज़ अप्लाई नहीं करते। यहाँ से मैं प्लस में जाके इसको ऐड करता हूँ ताकि आपको इसकी चीज़ का आइडिया हो। ये आपके पास आउटलाइन टूल्स आ गए। आउटलाइन पेन की तरफ हम आते हैं। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं होगा, हम डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसका आउटलाइन का जो ये विड्थ है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, इंचेस करते हैं, सॉरी पॉइंट्स करते हैं। अब ये पॉइंट्स में हो गया, हम इसको ओके करते हैं तो अब हमारे पास ऊपर पॉइंट्स शो होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको पॉइंट ही रहने देना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 0.75, या हम यहाँ पे इसको 8 पॉइंट करते हैं तो ये देखें इसका आउटलाइन का विड्थ जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 10 पॉइंट, यहाँ पे 12 पॉइंट और 36 पॉइंट। ये आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट से पॉइंट्स के ज़रिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो ये हमारे पास होता है आउटलाइन पेन, या आउटलाइन विड्थ भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो जो भी आपको यहाँ पे ये पेन नज़र आ रहा है आउटलाइन विड्थ है। ये चूँकि यहाँ पे इसको मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्टिव किया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये लाइट वर्क स्पेस में एक्टिव नहीं होता, तो इसको मैं वापस यहाँ से आउटलाइन पेन को ऑफ कर देता हूँ। क्लियर हो गया? सो ये तो हमारे पास था रेक्टेंगल टूल। आई होप आप रेक्टेंगल टूल को समझ गए होंगे। अब रेक्टेंगल टूल के बाद हमारे पास आता है एलिप्स टूल। एलिप्स क्या होता है? अब कोई भी सर्कल जो एग्जैक्ट विड्थ और हाइट का ना हो, मतलब उसका रेडियस जो है वो सेम ना हो, तो उसको हम एलिप्स कहते हैं। और अगर उसका रेडियस सेम होता है, यानी सेंटर पॉइंट से राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट चारों साइड पे सेम होता है, जिसको हम डायमीटर भी कहते हैं, तो वो हमारे पास सर्कल कहलाता है। अब फर्ज करें यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ तो अभी हमारे पास कौन सा शेप है, एलिप्स। अगर इसको सर्कल बनाना है तो कौन से बटन को होल्ड करना होगा, कंट्रोल को होल्ड करना होगा। जैसे ही मैं कंट्रोल को होल्ड करूँगा हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो हम इसको अगर 10 करते हैं तो दोनों साइड 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब सर्कल में भी आपके पास उसी तरह के एंगल्स मौजूद हैं और यहाँ पे आपके पास उसी तरह के उसकी मिरर्स मौजूद हैं। अब सर्कल में आपके पास एक पाई सर्कल है, एक आर्क सर्कल है। पाई सर्कल का मतलब है कि उस बीच में से आपका सर्कल कट हो गया होगा, और आर्क सर्कल का मतलब है कि आप यहाँ पे एक लाइन सिर्फ क्रिएट होगी। रेक्टेंगल में हम एक चीज़ स्किप करके हम रेक्टेंगल की तरफ फिर से जाते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया रेक्टेंगल जो है ये आपके पास प्री डिफाइंड शेप है। ये पहले से कोरोड्रा ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक सेपरेट टूल प्रोवाइड किया है, तो इसके अंदर हम राउंडनेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने राउंडनेस यहाँ से नहीं करनी, तो कोई भी अगर आपके पास शेप प्री डिफाइंड होता है जो आपको कोरोड्रा पहले से ही बनाया देती है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एक तरह से एडिटिंग हो सकती है, उसकी कुछ अपनी एडिटिंग प्रॉपर्टी होगी। तो जैसे ही हम शेप टूल में जाते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि शेप टूल में जाके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अगर इसमें नोट्स क्रिएट होते हैं तो इसका मतलब है कि हम नोट्स को सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर नोट्स के बजाय यहाँ पे आपके पास ब्लैक डॉट्स क्रिएट होते हैं ब्लैक कलर के, तो इसका मतलब है कि आप इसको कस्टम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो अपनी एडिट प्रॉपर्टी है आप उससे इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो कस्टम एडिट प्रॉपर्टी है वो है इसकी राउंडनेस। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से मूव करते हैं तो ये देखिए राउंडनेस कस्टमली अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? ये हमारे पास है कस्टम राउंडनेस जो हम शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद करते हैं, और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो जैसे हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो अब अगर हम
इलिप्स के ऊपर आते हैं, तो इलिप्स में हमें हमारे पास सेम इसी तरह की चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देखें ये नोड नहीं है, नोड जब भी होता है तो नोड मैं आपको बताऊँ तो नोड कुछ इस तरह के होते हैं, ब्लू ब्लू टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो भी आपके पास यहाँ पे ब्लैक कलर का या वाइट कलर का आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कि ये एडिटेबल एक पॉइंट है जिससे आप शेप के अंदर एडिटिंग कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इलिप्स सेलेक्ट होता है, इलिप्स से आपने आर्क पाई बनाना है तो ये देखिए ये आप इस तरह पाई बना सकते हो। अब आर्क क्रिएट हो गया, ये देखें पाई हो गया है। पाई का साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना है, आपने जिस तरह आपने ड्रा करना हो उस तरह ड्रा करें। आर्क में आगे आप इसको पाई कर सकते हो या फिर से भी आर्क इसको आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप करना चाहो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा एंगल्स की मदद से। एक टेक्निक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आप सबको पता है कि एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, कितने 360 डिग्रीज होती हैं। तो अगर हमने कुछ इस तरह का शेप बनाना है, मैं आपको एक अभी आइडिया देता हूँ इसका। ये हमारे पास इसका सेंटर हुआ, अब इसी को हम कॉपी करके इसको रोटेट करते हैं तो ये हमारे पास इसका सेंटर क्रिएट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम ड्रॉ करेंगे कितने एंगल। अब ये हमारे पास 0 एंगल है तो हम ड्रॉ करेंगे फॉर एग्जांपल 120 एंगल। तो ये सेंटर से हो रहा है, हमें सेंटर से नहीं चाहिए, हमें तो एंड से चाहिए। तो हम इसके एंकर पॉइंट को कंट्रोल के होल्ड करके हम नीचे लेकर आएंगे तो वो सीधा पॉइंट की तरफ चला जाएगा। अब अगर हम इसको 120 डिग्री में रोटेट करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसकी एक कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर दें। और अब 120 चूँकि अब प्लस में 120 की तरफ आ गया, अब माइनस की तरफ हमने 120 लेकर जाना है तो 120 के पहले हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे तो दूसरी लाइन यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसी को हमने कॉपी करना है, इसी शेप को। अब पहले हम इसका 120 एंगल कॉपी करते हैं ऊपर की तरफ। ये इसका हो गया हमारे पास 120 का एंगल। अब इसका हमारे पास 120 एंगल क्या आएगा, इसी को हम 120 एंगल को हम इसी को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास यहां पे कौन सा पॉइंट क्रिएट होता है, इस पॉइंट से हम इसको होल्ड करेंगे। मैं आपको डिटेल से इसको जरा गाइड करता हूं, उसको हम यहां पे लेकर आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, तो इस स्पेस को हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्नैपिंग के कॉन्सेप्ट को। यहाँ से हमने होल्ड किया और इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट हम राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। राइट साइड पे अप्लाई करने के लिए हम पहले इसको थोड़ा सा अबव कर देते हैं इधर से और इसको हम जरा यहाँ पे ले आते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को हमने यहाँ से होल्ड करना है और यहाँ पे लेकर आ जाना है। कि मैं एंगल्स का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे जाके इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब हमने क्या करना है कि इसको आर्क में कन्वर्ट करना है। अब ये आर्क बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और अब इसको कन्वर्ट करेंगे फिर से हम आर्क में। अब इसी की हम कॉपी लेंगे और इसको हम यहाँ ला के रख देंगे। तो अब आप देखें आपके पास कंटिन्यूस इस तरह के शेप बन सकते हैं, एक नहीं सिर्फ कंटिन्यूस बन सकते हैं। अब इससे हम इसी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सा एक शेप बनाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है वैसे, और यहाँ पे हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अब यहाँ पे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह का हम लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो ये वाला आर्क है, शेप टूल में जाके हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये लाइन यहाँ तक स्ट्रेट क्रिएट हो गई।
अब सेम इसी चीज़ को आप कॉपी करके लेफ़्ट साइड पे मिरर करेंगे और इसको आप होल्ड करके यहाँ पे ले आएंगे कॉपी के साथ। ये भी आपके पास क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है फर्दर, तो आप इसको किसी भी शेप से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे में कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसका आर्क जो है, इसको भी आप शेप टूल में जाएं और इसको आप ऐसे कर दें। सो ये क्या क्रिएट हो रहा है, सिर्फ एक सर्कल को बना के उसकी मदद से हमने इस तरह का एक शेप क्रिएट किया। सो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किसी भी किसी भी ड्राइंग में सर्कल और ये जो एलिप्स और रेक्टेंगल है उसकी क्या अहमियत होती है। तो हम दोबारा से अपने एलिप्स की तरफ आते हैं। एलिप्स हमने ड्रॉ किया, एलिप्स के यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी पता चल गई। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग एंगल्स, आपको यहाँ पे एंगल्स बता रहा है कि इसका स्टार्टिंग एंगल क्या होगा और एंडिंग एंगल क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट 90 ही होते हैं, आपने इसको 90 ही रहने देना है। एंगल्स को आपने इसके नहीं छेड़ना, अगर आप इसको छेड़ते हैं तो आपका ये वाला एंगल फिर ठीक से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसका पॉइंट है, यहाँ से इसका जो लाइन वेट है, लाइन विड्थ आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका लाइन विड्थ हम 5 करते हैं, तो लाइन विड्थ 5 हो गया। अब थोड़ा सा, अब आपको आई होप आपको सर्कल्स और रेक्टेंगल की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, एक इस तरह का एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं और इसमें हम कलर करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कॉपी पेस्ट की मदद से इसका तो पहले हम ये एंकर पॉइंट नीचे ले आते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट और आपने एंगल अप्लाई करना है, तो एंगल यहाँ पे मैं कितना अप्लाई करूँगा, मैं 15 आप देख रहे हैं, आपने 15 एंगल अप्लाई करना है। एंड देन आपने ये रिपीट करते जाना है इसी प्रोसेस को, +15 आपके पास इस तरह एक फ्लावर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास सर्कल, इलिप्स, और सर्कल इसको नहीं कह सकते, टूल का नाम इलिप्स है, और स्क्वायर उसको नहीं कह सकते, टूल का नाम रेक्टेंगल है। तो ये हमारे पास हो गए रेक्टेंगल और इलिप्स। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम टेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे। तो आज की आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप रेक्टेंगल और सर्कल की मदद से कुछ ऐसे शेप बनाएं कि जो ज्योमेट्रिक हों और जिसको देख के लगे कि वाकई ये आपने एक अच्छा सा शेप बनाया हुआ है। तो हम रेक्टेंगल से ज़रा एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल पे मैंने आपको बताया कि अगर आप शेप टूल में जाते हैं तो ये कर्व बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, इसमें नोड्स नहीं होते। तो आपको मैं एक छोटा सा टेक्निक बताने लगा हूँ। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और पहले ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व पे आपने क्लिक करना है। तो अब ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास नोड्स नज़र आएंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, आपके पास नोड्स तो क्रिएट हो चुके हैं, तो इसका साइज हम रखते हैं 20 बाई 20। स्क्वायर हमने रखना है ना साइज इसका, 20 बाई 20 इसका साइज हो गया है। अब इसको हम स्क्यू करते हैं, ये आपके पास स्क्यू हो गया। और अब इसी की हम कॉपी लेके, अब फॉर एग्जांपल आप इसकी कॉपी लेंगे तो यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ से मिरर कर देंगे, तो ये आपके पास इसकी कॉपी निकल गई। अब इस नोट को मिला के आपने इस नोट के ऊपर लेकर आना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी एक और कॉपी निकालनी है, यहाँ पे कॉपी इसकी निकल गई, ठीक है। अब इन दोनों नोट्स को, इसके बीच का जो स्पेस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किए बगैर हमने इसके साथ मिलाना है। तब हमारे पास क्या क्रिएट होगा, एक बॉक्स क्रिएट होगा। अब अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे लेकर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसको कलर करते हैं हम, और इसको भी कलर करते हैं। तो ये आपके पास बॉक्स तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसका ये जो फ्रंट है इसको इसके साथ मैच करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने शेप टूल में जाना है। अब चूंकि ये नोड्स बन चुके हैं तो आपने इन दोनों नोड को एक साथ जो है वो सिलेक्ट करना है।
जब दो नोड एक साथ सेलेक्ट होते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कभी भी उसके अंदर साइज़ जो है वो चेंज नहीं होता। साइज़ को हमने चेंज नहीं करना और हमने इस वाले नोड को इसके साथ मिलाना है। तो अब हम इसको ऐसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इसके साथ मिला लेंगे। तो आपके पास क्या क्रिएट हुआ, एक आपके पास 3D क्यूब क्रिएट हुआ या बॉक्स क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके अंदर कलर आपने जो करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ये आपके पास एक 3D बॉक्स क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इस 3D बॉक्स का अगर आप साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इसी बॉक्स को अगर आपने थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, फर्ज करें मल्टीपल बॉक्सेस बनाने हैं, तो फिर यहाँ पे आप कलर सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी आपके पास ऐसा फील लेगा कि ये दो मल्टीपल बॉक्सेस हैं। इसी की आप यहाँ पे मिरर करके इसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं आप, और इसको आप यहाँ पे अगर आप इसकी कॉपी निकालोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का शेप क्रिएट होगा। अब इसी की आप सारों को सिलेक्ट करके इसकी डाउनवर्ड भी आप इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक 3D शेप क्रिएट हुआ। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के, ठीक है, और इसमें आप कलर कर दे कोई भी डार्क सा। बाकी तो रेक्टेंगल हमारा उसके ऊपर मैच कर गया है, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है कर्व्स में और यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करना है। नोड क्रिएट करने के बाद आप इसको यहाँ लेकर आएंगे और इसको आप यहाँ लेकर आएंगे, तो आपके पास एक 3D लुकिंग शेप क्रिएट हो चुका है। ये हमने एक रेक्टेंगल की मदद से ही बनाया है, यानी हमने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ रेक्टेंगल की मदद से बनाया है। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।